अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन क्या होता है जी? The reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of values is called हार्मोनिक मीन। अभी इस डेफिनेशन को समझते हैं कि ये क्या थी। यहाँ पे आपके पास टू टाइप्स का डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा और एक ग्रुप डाटा। फॉर अनग्रुप डाटा फॉर ग्रुप डाटा, अच्छा जी, अनग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन का फार्मूला देखिएगा तो ये फार्मूला है n ओवर समीशन 1 ओवर x, n ओवर समीशन 1 ओवर x। अच्छा, इसी चीज़ को समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिएगा, अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या होता है जी? समीशन x ओवर n। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये रेसिप्रोकल हो गया। सेकंड क्या है? पहली तो है जी रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, और सेकंड क्या है जी? ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़। अब देखें, ये जो वैल्यूज़ हैं, अब इनका भी रेसिप्रोकल करना है। तो वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल भी कर दें तो आपके पास क्या आ गया? जब आप ये डबल रेसिप्रोकल करेंगे, एक दफ़ा अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल और एक दफ़ा वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, तो ये जो फार्मूला आपके पास आएगा ये क्या होगा जी? ये हार्मोनिक मीन होगा। अच्छा जी, जब हमारे पास अरिथमेटिक मीन मौजूद है, जब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन मौजूद है, तो हमें हार्मोनिक मीन की ज़रूरत क्यों पेश आई? बेटे याद रखिएगा, हार्मोनिक मीन इज़ अ सूटेबल एवरेज फॉर कंप्यूटिंग द एवरेज स्पीड। अगर आपने एवरेज स्पीड कंप्यूट करनी हो तो सबसे सूटेबल जो एवरेज है वो कौन सी है? हार्मोनिक मीन। अच्छा जी, मैं आपको ज़रा बताता हूँ, आपको फिज़िक्स में ले चलते हैं। तो आपने एक एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा होगा, टू v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। कहीं पे ये फार्मूला पढ़ा था एवरेज स्पीड का? हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने फिर एफएससी भी सही नहीं पढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना जी, फिर ये तो और अच्छा आइकम वाले कह रहे हैं। ओके ओके, अब ज़रा देखिएगा जी, एवरेज स्पीड का ये जो फार्मूला है ना, ये डाइजेस्ट करनी बात मुश्किल हो जाएगी कि ये जो एवरेज स्पीड का ये जो फार्मूला है ना, ये फिज़िक्स ने स्टैट से उधार लिया। मानने में नहीं ना आती। सोचा होगा कि फ़िज़िक्स तो बहुत बड़ी बात है, स्टैट तो अब आके पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे? मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्या है जी? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में आपके पास फार्मूला क्या है जी? n ओवर समीशन 1 ओवर x। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको टू वैल्यूज़ के लिए ओपन करूं, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये सिर्फ टू वैल्यूज़ के लिए, ऐसे ही है जी। अगर मैं इसको टू वैल्यूज़ के लिए ओपन करूं तो n की जगह पे क्या लिखूंगा? 2, और ये ऐड करना है ना जी, तो वैल्यूज़ आपके पास क्या होगी? 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2।
ये 2 वैल्यूज़ होगी, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड करना, उनका रेसिप्रोकल लेके उनको ऐड कर देना। ओके जी, अब ज़रा देखिएगा इसका एलसीएम लें तो x1 x2 ये एलसीएम आ गया। अब x1 के साथ कैंसिल तो यहाँ पे क्या आ गया, x2 आ गया। x2 के साथ कैंसिल तो यहाँ पे क्या आ गया, x1 आ गया। ये डबल डिवीजन है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ गया 2x1 x2 ओवर x1 प्लस x2। ठीक है जी, आपके पास फार्मूला क्या था जी, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। वहाँ पे सिर्फ नोटेशन का फ़र्क था, यहाँ पे क्या है जी, वैल्यूज़ को x के साथ डिनोट कर रहे हैं, इसलिए फार्मूला आपके पास क्या आ गया जी, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। अच्छा बात यह है कि सर जी ऐसा भी तो हो सकता है स्टैट ने फिजिक्स से लिया हो फार्मूला। बेटे ज़्यादा में से कम चीज़ कोई दे सकता है उधार, ज़्यादा हार्मोनिक मीन स्टैटिस्टिक्स के पास है n टर्म्स के लिए। कहाँ तक, n टर्म्स के लिए। लेकिन फिजिक्स ने सिर्फ इसको कितनी टर्म्स के लिए यूज़ किया हुआ है, 2 टर्म्स के लिए यूज़ किया हुआ है। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे देखें जी, फिजिक्स ने सिर्फ 2 टर्म्स के लिए यूज़ किया, 2 वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया फार्मूला, लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये फार्मूला कहाँ तक यूज़ कर रही जी, n टर्म्स तक यूज़। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं जो बात कर रहा था, क्योंकि ये फार्मूला आपने एवरेज स्पीड का पढ़ा था ना, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई कि एवरेज स्पीड जब हमने कैलकुलेट करनी होती है तो हमारे पास सबसे सूटेबल फार्मूला जो होता है वो कौन सा होता है, हार्मोनिक मीन का होता है। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए, अगर मैं ग्रुप डाटा की बात करता हूँ तो हार्मोनिक मीन किस तरह से होता है। बेटे याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इनका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, वो ज़्यादातर अनग्रुप डाटे का आता है। हाँ, ग्रुप डाटे का ज्योमेट्रिक मीन का कभी कभी आ जाता है, लेकिन हार्मोनिक मीन का तो आया ही नहीं। समझ आ रही बात। तो ज़्यादा फोकस हमने कहाँ पे रखना है जी, अनग्रुप डाटे पे। क्लियर है जी, इन दोनों टॉपिक्स के अंदर, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, ये फार्मूला है जी समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास ग्रुप डाटे का फार्मूला है और ये अनग्रुप डाटे का फार्मूला है जी। बात करते हैं इनके की पॉइंट्स की। पहले एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, फिर साथ साथ की पॉइंट करते जाते हैं, साथ साथ एग्जांपल्स करते जाते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको ये फार्मूले के बारे में बताना था, ये लिख दिया, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए, कंप्यूट हार्मोनिक मीन, अगर वो इस तरह से कह देता है कंप्यूट हार्मोनिक मीन और आपको कोई वैल्यूज दे देता है, ये 3 वैल्यूज हैं और इन 3 वैल्यूज का आपने क्या करना है, हार्मोनिक मीन कंप्यूट करना है। एज इट इज़ इन्हीं 3 वैल्यूज के साथ आई कैप ने जनवरी में हार्मोनिक मीन पूछा था। यही 3 वैल्यूज हैं, 10, 15, 20। ये आई कैप का एमसीक्यू, कितना आसान एमसीक्यू आई कैप ने पूछा। सिर्फ 3 वैल्यूज दी और कहा हार्मोनिक मीन कंप्यूट करें। तो अब ये एक क्वेश्चन भी माइंड में आता है कि सर जी यहाँ पे तो ये एवरेज स्पीड तो कैलकुलेट नहीं करनी। बेटे मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक करवाते हुए भी कहा था, अगर डाटे में वो क्लियरली मेंशन कर दे कि इसमें आपने ये वाली एवरेज फाइंड आउट करनी है, फिर हमने अपने माइंड को इतना ज़्यादा खपाना नहीं है, अपने माइंड को इतना ज़्यादा जोर नहीं देना कि जी यहाँ पे कौन से वाली एवरेज लगेगी। जो उसने कह दिया वो लगा दे। जब वो कहेगा जी कंप्यूट एवरेज, फिर देखना है पांचों में से कौन से वाली सही है। जब वो कहेगा कंप्यूट हार्मोनिक मीन कंप्यूट करो। जब वो कहेगा कंप्यूट अरिथमेटिक मीन, ठीक है जी। जब वो कहेगा कंप्यूट मीडियन, तो वहाँ पे मीडियन कंप्यूट करेंगे। लेकिन अगर वो कह देगा कंप्यूट एवरेज, फिर सोचना पड़ेगा पांचों में से कौन से वाली। तो उनके लिए हमें की पॉइंट्स को भी याद रखना पड़ता है। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक तो ये मेथड है कि आप क्या करें जी, ये एक्स वैल्यूज़ हैं 10, 15, 20 और यहाँ पे ये आ गया 1/x।
तो हर वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, 1/10 करें, 0.1, 1/15, 6, 6, 6, 7 और 1/20, 0.05। ये आ गया जी। इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा समीशन 1/x, क्या आ गया बेटे, 0.816। ओके, अब देखिएगा, आप फार्मूला लगा लेते हैं, तो फार्मूला आपके पास आ गया हार्मोनिक मीन n/, समीशन 1/x। n कितना है बेटे, 3, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ओवर लिख देंगे 0.816 विच इज इक्वल टू 3.676। ले जी, ये आपके पास क्या आ गया जी, हार्मोनिक मीन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब देखिएगा, अगर हम लोग इस तरह से एक कॉलम नया बनाएं फिर उसको ऐड करें, ऐसा नहीं है। हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, देखिएगा, आप यही वाला फार्मूला जो है 3 वैल्यूज़ के लिए ना, तो आप 3 वैल्यूज़ के लिए ओपन कर दें। फार्मूला क्या होगा हार्मोनिक मीन का, 3 वैल्यूज़ के लिए ओपन करेंगे तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। तो बेटे लिख दें इनकी जगह पे वैल्यूज़, यहाँ पे लिख दें 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 इक्वल का बटन प्रेस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा यही वाला। ठीक है, तो फिर ये गलत आपने किया, कौन सा, 0.06। ओके, और यहाँ पे क्या आता है बच्चे, ये भी टोटल गलत हो गया ना, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक जी। जरा देखिएगा जी, इसको बस ऐड कर लें बच्चे, 0.216 ये है जी। यहाँ पे देखें जी, 3 को डिवाइड कर दें 0.216 पे, अब बताएं आंसर क्या आता है, 846, 13.846। अब ज़रा इसको सॉल्व करके देखें, 13.846। क्लियर है जी, ये डायरेक्ट हो जाएगा, हमें किसी भी रफ शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेंगे। जितनी वैल्यूज़ हैं ऊपर उतनी वैल्यूज़ लिखें, नीचे उन सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लें और ऐड कर दें। क्लियर है जी, कर लेंगे दोनों तरह से जैसे आपको इजी लगे। अगर आप रफ शीट के ऊपर रेसिप्रोकल वाला कॉलम बना के उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं तो हार्मोनिक मीन के फार्मूले को 3 तक ओपन करना है, तो ऊपर लिखे 3, नीचे 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है मुजाहिदीन? हाँ जी, एक शीट मिलेगी आपको बस, ठीक है, एक शीट मिलेगी और आपने उसी के ऊपर जो है ना वो सारे का सारा रफ वर्क करना है। बेटे छोटा छोटा करके कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, जितना का आपको समझ आ जाए। ठीक है, ऐसे भी कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा वैसे कम वो अलाउ नहीं करते, वो कहते होते हैं कि आप जो है ना वो दूसरा पेन ही यूज़ करें। ठीक है जी, लेकिन फिर भी अगर हो भी जाए, कोई एग्जामिनर ज़रा नरम दिल भी होता है, वो एक एक्स्ट्रा शीट भी दे देता होता है, और कुछ जो है वो वैसे आपको लेड पेंसिल भी अलाउ कर देते हैं। लेकिन आपने वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है कि अगर वो ना करें तो हमारी प्रैक्टिस हो। तो मैं आपको कैलकुलेटर भी ज़्यादा लेके जा रहा हूँ कि हमें ज़्यादा शीट की ज़रूरत ना पड़े। ओके जी, अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पे मैं अभी की पॉइंट बताया जी, सबसे पहला कि हार्मोनिक मीन इज़ अ सूटेबल एवरेज for computing average speed. Harmonic mean can't be computed if any value in the data set is 0.
हार्मोनिक मीन कांट बी कंप्यूटेड if any observation in the data set is zero। सर जी अब ये कैसे, अगर एक वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो हम लोग उसका हार्मोनिक मीन क्यों नहीं कंप्यूट कर सकते? देखिए बेटे, यही वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें मैं 15 10 15 20 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 0 15 और 20। लिख लिया जी। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। आप बेटे देखें, अगर 0/10 हो, सॉरी 0/1, तो बेटे ये तो हो गया 0। लेकिन अगर 1/0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा देखें आप क्या करेंगे जी। 1/10 तो हो जाएगा, इसका कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब आप 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह से 1/15 का भी कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा, और इसी तरह से 1/20 का भी कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है ये काम ख़राब कर देगी। अगर आप 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी होता है, और हम लोग इसको कंप्यूट नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई डाटे में तो ज्योमेट्रिक मीन कंप्यूट नहीं होगा, और अगर 0 वैल्यू आ गई डाटे में तो हार्मोनिक मीन कंप्यूट नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए सूटेबल एवरेज है? जब आपके पास परसेंटेज टाइप डाटा हो। क्लियर? और हार्मोनिक मीन किसके लिए सूटेबल एवरेज है? जब आपने एवरेज स्पीड कंप्यूट करनी हो। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल की तरफ आते हैं, आपकी बुक में भी है। अ बस ड्रॉप फ्रॉम कराची टू लाहौर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड बैक एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। यही क्वेश्चन है जी, वर्ड टू वर्ड यही है। चलें जी। अ बस ड्रॉप फ्रॉम कराची टू लाहौर at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर एंड बैक एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। नजर लग गई रट्टे को हैं? अच्छा जरा देखिएगा, यहां पे आपके पास 2 वैल्यूज हैं, 60 और 40। अब आपने एवरेज स्पीड ऑफ द बस कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से कंप्यूट किया जाएगा जी? आप क्या करें जी, 2 वैल्यूज़ हैं। 2 वैल्यूज़ के लिए अगर मैं हार्मोनिक मीन का फार्मूला ओपन करूं, वैसे तो इन जनरल ये है ना आपके पास n/1/x, लेकिन जब आप इसे 2 वैल्यूज़ के लिए ओपन करेंगे तो ये फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा? 2/1/x1 प्लस 1/x2। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो 2/1/60 प्लस 1/40। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा बच्चे, अगर मैं इसका अरिथमेटिक मीन निकालता तो 40 + 60 100 डिवाइडेड बाई 2 50। तो ये तो 50 तो गलत हो जाता, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या चल रही है जी? 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर? कोई इशू तो नहीं? पक्की बात है जी? जी बताइएगा। हाँ, तो वो 0 हो जाएगी, आंसर तो देगा ना। सूटेबल आंसर नहीं है, लेकिन आंसर तो दे रहा है। यहाँ पे बात की जा रही कंप्यूट ही ना किया जा सके, तो कब कंप्यूट नहीं किया जाएगा? जब ज्योमेट्रिक मीन के अंदर नेगेटिव वैल्यू हुई तो हम लोग उसको कंप्यूट ही नहीं कर सकते। हार्मोनिक मीन के अंदर अगर सॉरी नेगेटिव वैल्यू हुई ज्योमेट्रिक मीन में और 0 हुआ तो हार्मोनिक मीन, ये दोनों कंप्यूट नहीं की जा सकती। अगर 0 आ गया ज्योमेट्रिक मीन के अंदर तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन वो रिजल्ट दे देगा कैलकुलेटर। समझ आ गई? आप इसमें ज्योमेट्रिक मीन इसका रेसिप्रोकल लेके देख लें, कैलकुलेटर आपको रिजल्ट नहीं देगा, एरर शो करेगा। आप लिख के देख लें 4 वैल्यूज, 4 लिखें, ये देखें 4/1/10 प्लस 1/0 प्लस 1/15 प्लस 1/20। कैलकुलेटर आपको आंसर ही नहीं देगा बल्कि एरर शो करेगा। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आप कोई वैल्यू 0 रख के देख लें, वो आपको आंसर 0 देगा।
यहाँ पे बात की जा रही कि कंप्यूट ना किया जा सके। ओके जी, क्लियर है। अच्छा बच्चों, मैंने आपको वो 50 के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड कर दिया था। भरपूर फरमाइश थी इस यहाँ से किसी की 2-3 स्टूडेंट्स की। तो मैं एग्जांपल तो दे के गया था कि मैं आपको बरकत मार्केट भेजना चाहता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ऐसे चले जाओ, लेकिन आप कहते हो कि हमने जनाब हॉस्पिटल से घूम के कनाल से आना है, तो वो आपकी मर्ज़ी। तो फिर मैंने कुछ एक्सप्रेशन नोट किया, तो मैं क्या बच्चों को लग रहा है कि सर जानबूझ के नहीं करवा रहे। ठीक है, मैं आप लोगों को बर्डनाइज नहीं करना चाहता। आप लोगों का अगर इरादा यही है कि हमें सर जी इतना अच्छा पढ़ाया जाए कि चैप्टर नंबर 8 ही ख़त्म ना हो और एग्ज़ाम का टाइम आ जाए, ठीक है, तो मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने मैक्सिमम 3 MCQs लेने हैं चैप्टर नंबर 8 में से। ठीक है, 3 to 4, कभी शादो नादर कहीं वो 4 MCQs ले ले, नहीं तो 2 to 3 MCQs लेने। तो अगर आप बाकी 47 को सेक्रीफाइस करना चाहते हो तो यकीनन हम लोग इसी गेम पे लगे रहेंगे। बताने का मकसद ये था। अभी ये चैप्टर सबसे ज़्यादा लेंथी है, इसमें 12 to 15 डेज़ लगते हैं। कितने? 12 to 15 डेज़। इसके अलावा पूरी बुक में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें 6 डेज़ से ज़्यादा टाइम लगे। बाकी हर चैप्टर जो है वो 5-6 डेज़ का। ठीक है जी, लास्ट वाला 15 चैप्टर 1 डे का। ठीक है जी, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये आपको चैप्टर नंबर 8 से हमने स्टार्ट क्यों किया, इसमें छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स ज़्यादा हैं लेकिन हैं छोटे छोटे से, तो इनको समझना आसान होता है, इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिक स्टेटिस्टिक्स हैं। अब आते हैं जी अनग्रुप डाटे के साथ, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस को देख लिया। अब बात करते हैं ग्रुप डाटे की। तो ग्रुप डाटे के साथ हार्मोनिक मीन किस तरह से कंप्यूट किया जाएगा देखिएगा। अगर आपने ये नोट करना तो कर लें जी, मैं फिर ये रेज करने लगा हूँ लेफ्ट साइड से। शुक्र है यूपीएस साथ दे गया, नहीं तो 2-4 बच्चों के एवं ही आवाज़ आ जानी थी। ठीक है, अंधेरे से डर लगता है उनको, या अंधेरे से डर लगता है या साथ वाले से डर लगता है। अच्छा जी, आते हैं हार्मोनिक मीन की तरफ। ग्रुप डाटे का क्वेश्चन देखते हैं। तो कहते हैं कंप्यूट हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे देगा। हम लोग कोई रफ से ले ले रहे थे। यहाँ पे देखिएगा जी, अगर मैं बात करूँ तो ये है जी 42, 49, 52, 59, 62, 82, 89। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई क्लासेस, क्लास लिमिट्स भी कह सकते हैं और क्लासेस भी कह सकते हैं। अच्छा जी, साथ ही फ्रीक्वेंसी भी आ गई, और फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 13, 17, 11 और 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, इतना क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ रहा होगा और हमें कहा जाएगा जी हार्मोनिक मीन कंप्यूट किया जाए, जबकि आज तक नहीं कहा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आया हुआ है 2-4 दफ़ा ग्रुप डाटे के साथ, लेकिन हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डाटे के साथ ही क्वेश्चन आया हुआ है। ओके जी। अच्छा जी, अब मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, ब्लू मार्कर के साथ आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला क्या है जी, समीशन एफ ओवर समीशन एफ ओवर एक्स। अब यहाँ पे हमें एक कॉलम चाहिए एफ ओवर एक्स का, लेकिन एफ ओवर एक्स का कॉलम निकालने के लिए सबसे पहले तो एक्स होना चाहिए। तो बेटे यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो मिड वैल्यूज़ का कॉलम आ जाएगा सबसे पहले। देखिएगा किस तरह से जी, 40 प्लस 49 तो 44.5, ऐसी है जी।
40 + 49 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 44.5। 50 + 59 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 54.5। ये कैसे हुआ गलती से? तो ये कैसे हुआ गलती से हो गया? ठीक है, ये ज़रा देखिएगा, ऐसी कैलकुलेशन करेंगे तो चाहत फ़तेह अली खान का गाना सजा के तौर पे आधा घंटा सुनना पड़ेगा। ठीक है जी। $28 मिलियन पे जाके कॉपीराइट क्लेम हो गया और वो उन्होंने बंद कर दिया चैनल यूट्यूब पे, जहाँ पे वो चल रहा था उसको डिलीट कर दिया। कितने लोगों ने देख लिया था जी? 28 मिलियन बदोबदी। ठीक है जी। वो कुछ भी, वो जैसे बैठा होता है वेला बेचारा, ठीक है, उसको जो याद आता है वो गाना बन जाता है उसका। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा एक्स का कॉलम आपके पास आ गया, गलती से वो मेरे घर के पास ही रहता है, 1.5-2 किलोमीटर दूर ही है बस। ठीक है जी। शालामार, हाँ जी, शालामार बाग से ना दरोगे वाला की तरफ जाएं, दरोगे वाला मेरा घर है। ठीक है, उसके पीछे है करोल बाज़ार। ठीक है, करोल बाज़ार में वो रहता है और उधर ना रात को उधर ही घूम फिर रहा होता है। जैसे ढोल वालों ने नहीं और कपड़े पहने होते हैं, वैसे उसने पहने होते हैं हर टाइम पे। ठीक है, वैसे तो वो सारी ज़िंदगी इंग्लैंड में रहा है, अब आया हुआ है, पता नहीं उसकी मिसी ने निकाल दिया। तो अब जो है ना, सिग्नेचर बड़ी अजीम हस्ती है, हैं? मैं कभी उसे आते जाते सलाम नहीं लिया, तुम लोग कहते हो सिग्नेचर लेने, हद हो गई। यहाँ पे देखें जी, इधर 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 देखें, अब इतना इतना लेवल गिर गया कि चाहत फ़तेह अली खान के सिग्नेचर चाहिए हमें, हैं? राहत के तो चाहिए नहीं, तो चाहत के चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे देखें एफ और एक्स का कॉलम आ गया आपके पास, आपने एक कॉलम और बनाना, और वो कौन सा है? एफ ओवर एक्स। एफ ओवर एक्स बेटे, ये 10 को आप 44.5 पे डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है जी? 0.2247। 13 डिवाइडेड बाई 54.5, 0.2385। 17 डिवाइडेड बाई 64.5, 0.2635। 11 डिवाइडेड बाई 74.5, 0.1476। 5 डिवाइडेड बाई 84.5, 0591। अब आप इसको ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा समीशन एफ ओवर एक्स। तो क्या आ गया जी? 0.93, 0.93 इस 934। ओके, इसके पास हेवन है, बड़ी एक्यूरेसी लेके आना चाहते हैं हम लोग, वेले हैं इसी काम के लिए कि लास्ट पे 4 और उसके पास 7 है तो इसको भी 5 कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखें समीशन एफ ओवर एक्स। अब यहाँ पे वैल्यूज हमने पुट करनी है, तो देखिएगा समीशन एफ यहाँ पे क्या आएगा? 56। जी 59.98999 कर देते हैं, 60 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया, अप्रोक्सीमेट 60 भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब देखिएगा बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जी मीडियन। ठीक है जी, ये हार्मोनिक मीन इतना ही छोटा सा टॉपिक है, हम लोग अपना मीडियन का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बता देगा। ये नोट कर लें जी, ये ग्रुप डाटा की एग्जांपल नोट कर लें।
मैं तो 5 बजे के बाद गया हूँ, ज़रा खाना खाने के लिए हम लोग बाहर निकले थे। मैं ऑफिस बॉय को बता के गया था कि बच्चे आएंगे तो उन्हें बता दीजिएगा सर आ रहे हैं। मैं तो बड़ी लेट गया था, बस हो गया इस तरह से कि आपको मिले नहीं होंगे इलियास भाई। मैं कह के गया था कि बच्चा कोई भी पूछे आ जाए मोस्ट पर। हाँ जी, आपने फ्री हो ना? मैं तो फ्री हूँ जल्दी 12:30 पे। हाँ फ्री हो जाता हूँ। अच्छा जी, ये नोट कर लिया। चलें जी, अब आते हैं जी मीडियन की तरफ। आज होमवर्क आपको सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक मीन का आएगा, और कल जब हम लोग मीडियन के टॉपिक को किसी हद तक कंप्लीट कर चुके होंगे तब मैं आपको मीडियन के टॉपिक का होमवर्क दूंगा। अच्छा जी, a value which divide an array data set into two equal parts is called median। एक ऐसी वैल्यू जो कि अरेंज किए हुए डाटे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, उस वैल्यू को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। ठीक है जी। अ वैल्यू विच डिवाइड्स एन अरे डाटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियन। अब इसकी एक आसान सी डेफिनेशन एक और भी है, द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिएगा मीडियन को डिनोट किसके साथ करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय जी, कौन से वाली? ये वाली। द मिडल मोस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट इज कॉल्ड मीडियन। एक्स टिल्ड, एक्स टिल्ड आप लोग पढ़ते होते थे ना, अलिफ अली मद्दा। ठीक है जी, वो जो मद्दा होता है ना जी, अगर वो एक्स के ऊपर लगा दिया जाए तो हमारे पास वो मीडियन की नोटेशन बन जाती है, एक्स टिल्ड। ठीक है जी। फॉर अनग्रुप डाटा, और ये आ गया जी आपके पास मीडियन एक्स टेल्ड n प्लस वन ओवर टूथ वैल्यू। टूथ आइटम भी लिख सकते हैं, टूथ वैल्यू भी लिख सकते हैं, टूथ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, n प्लस वन ओवर टूथ वैल्यू ये हमारे पास फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो क्या है बेटे, कि मीडियन कैलकुलेट करते हुए डाटे को पहले क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें हम लोग ज़्यादातर असेंडिंग ऑर्डर को यूज़ करते हैं, और डाटे को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है जी? रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा जी, अभी मैं ग्रुप डाटे की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे उसके कोई फार्मूला भी नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग अनग्रुप डाटे की। अब ज़रा देखिएगा कि मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 15, 17, 9, 11, 23, 27 और 5। ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और इसमें कंप्यूट क्या करना है जी? मीडियन कंप्यूट करना है। ओके, अब सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है? डाटे को अरेंज करना है। ठीक है जी।
किसी भी और एवरेज में आपने 3 एवरेज इससे पहले स्टडी कर ली, मेन टाइप और उसकी अरिथमेटिक मीन की सब टाइप भी आपने, वेटेड मीन और कंबाइन मीन भी स्टडी की है, ठीक है। लेकिन किसी के लिए भी आपने डाटे को अरेंज नहीं किया, जैसे डाटा मिला हुआ था एज इट इज़ आपने यूज़ कर लिया। लेकिन जैसे ही आप मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, डाटे को अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करने लगे। अरे डाटा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है जी, 5 के बाद 9, ये मैंने डाटे को अरेंज कर लिया जी। अब क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, एक्सटेड n+1/2th वैल्यू। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा बच्चे, तो n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1/2th वैल्यू, तो ये आपके पास क्या हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 4th वैल्यू। तो बेटे जो डाटे के अंदर 4th वैल्यू है वो आपका मीडियन है, और डाटे की 4th वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ पे आपके पास मीडियन क्या है जी 15। अगर आप गौर करें तो इस 15 से पीछे भी 3 वैल्यूज़ हैं, 50% डाटा है, और इस 15 से आगे भी 3 वैल्यूज़ हैं, 50% डाटा है। तो ये क्या है जी, मिडल मोस्ट वैल्यू इन दी डाटा सेट, या आप कह सकते हैं वैल्यू विच डिवाइड्स एन अरे डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये देखिए इस वैल्यू ने डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, सर जी ये तो 7 वैल्यूज़ थी, अगर 8 आ जाती तो वो तो पॉइंट में बात चली जाती। तो इस तरह के केस को कैसे डील करेंगे जी, बताता हूँ जी। अब ज़रा देखिएगा, ये तो थी ऑड वैल्यूज़, ऑड थी और ऑड में 1 ऐड हुआ तो इवन हो गया, 2 पे डिवाइड हुई, हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर इवन वैल्यूज़ आ जाएँ तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 15 23 18 8 12 27 25, ये हमारे पास 8 वैल्यूज़ होगी। अब पहला काम क्या करना है जी, यहाँ पे हमने डाटे को अरेंज करना है जी। डाटे को अरेंज कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है जी 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज आ गई। अच्छा जी, अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगाया तो हमारे पास क्या है जी, n+1/2th वैल्यू एट + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया जी 4.5th वैल्यू। ये तो मुश्किल काम हो गया जी। यहाँ पे देखें जी, अगर तो 4th वैल्यू होती तो वो भी आइडेंटिफाई हो सकती थी, 5th वैल्यू होती तो वो भी आइडेंटिफाई हो सकती थी। एक तो पहले मैं ट्रिक बताता हूँ जो कि हमने एग्जाम में यूज़ कर लेना है और हमारे पास मीडियन आ जाएगा, और उसके बाद मैं प्रॉपर मेथड भी बताता हूँ। ठीक है जी। ट्रिक ये है कि जिन 2 वैल्यूज़ के दरमियान ये वैल्यू आ रही है 4.5, ये आ गई 4th वैल्यू और ये आ गई 5th वैल्यू, इन दोनों को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ गया जी 16.5, ये आपके पास मीडियन है। ठीक है जी। जिन 2 वैल्यूज़ के दरमियान वो वैल्यू आ रही है, अगर ये होती 5.5th वैल्यू तो 5 और 6 को देख लेते, अगर ये होती 8.5th वैल्यू 8 और 9 को देख लेते। तो आप यहाँ पे देखिए जी 4.5th वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही सेंटर में, तो आप 4th वैल्यू और 5th वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी। ये तो था ट्रिक कि हमने टाइम सेव करना है एग्जाम के अंदर, तो हम लोग इसकी तरफ आ जाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर मेथड है वो है एक्सपेंशन वाला। वो क्या है, देखिएगा बच्चे, अगर आपके पास ये 4.5th वैल्यू आ गई है, आपने करना है कि अभी कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखेंगे सारे। अब देखिए ज़रा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिखनी है,
तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपके पास क्या है 4 है जी, तो यहां पे लिखेंगे फोर्थ वैल्यू। अब इसमें 0.5 क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 0.5, फोर्थ वैल्यू प्लस 0.5। अब ये 4.5 कंप्लीट हो गया। पहला क्या किया जी, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट से पहले कोई भी हो, अगर ये 7.5 होती तो 7th वैल्यू प्लस 0.5 लिख देते, अगर ये 6.5 वैल्यू होती तो हम लोग लिखते यहाँ पे 6th वैल्यू प्लस 0.5। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्या करना है जी, ब्रैकेट ओपन कर दें और बेटे इधर देखें ज़रा, अब ये 4.5 वैल्यू है ना, इससे वेरी नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है, 5th वैल्यू आती है। 4.5 तो ये तो पॉइंट वाली वैल्यूज है ना, पॉइंट वाली वैल्यू के बाद इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है, 4.5 के बाद 5th वैल्यू आती है। तो यहां पे आप लिखेंगे जी 5th वैल्यू, और 4.5 से पहले इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है, 4th वैल्यू आती है, तो यहां पे आप लिख देंगे जी 4th वैल्यू। अच्छा जी, अब जरा एक और एक्सपेंशन देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा सेट हो जाएगा जी। यहां पे देखिए 6.5 वैल्यू, तो देखिए पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या है जी, 6th वैल्यू प्लस 0.5 इंटू 7th वैल्यू। 7th क्यों लिखा, क्योंकि 6.5 के बाद इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है, 7th वैल्यू, और माइनस करेंगे तो 6.5 से पहले इंटीजर वैल्यू कौन सी आती है, 6th वैल्यू। इसी तरह से अगर आपके पास 11.5 वैल्यू होती तो आप क्या करते जी, पहले लिखते 11th वैल्यू प्लस 0.5 इंटू 11.5 के बाद इंटीजर वैल्यू कौन सी है जी, 12th वैल्यू माइनस 11th वैल्यू। क्लियर हो गया जी। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 4th वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे, 4th वैल्यू 1 2 3 4 15, तो यहां पे लिख दें 4 की जगह पे 15 प्लस 0.5। 5th वैल्यू हमारे पास क्या है, 18 माइनस 15, तो आप इसको सॉल्व करके देख लें, ये आ गया जी आपके पास 15 प्लस 0.5, और इसको माइनस कर दे तो ये आ गया 3। ओके, तो 3 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये 1.5 हो गया, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 16.5। जो देखें वही आपके पास आंसर आ गया। ओके जी, क्लियर है जी। तो अगर आप ट्रिक यूज़ कर लेंगे कि जो जिन टू वैल्यूज़ के दरमियान वैल्यू लाई कर रही है, उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका जो है ना वो मीडियन आ जाएगा। ठीक है जी, इससे आगे इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।